Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of May 2021. तो 22 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं, इनके आंसर्स आप ऑब्जेक्टिव ज़रूर सॉल्व करिएगा। यू पीपल आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस, आप आंसर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए आप आंसर नहीं करते हैं। सो नाउ प्लीज़ डू टेल मी द आंसर फ्रॉम टुडे। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वेडल सी समटाइम सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आपको वेडल सी के बारे में पूरा बताया था और दिखाया भी था। तो ऑप्शन है, पहला है इट इज मार्जिनल सी ऑफ द आर्कटिक ओशियन लोकेटेड बिटवीन चुक्ची सी एंड द ईस्ट साइबेरियन सी। ठीक है ना, वेडल सी के लिए पहला स्टेटमेंट लिखा है कि इट्स अ मार्जिनल सी ऑन द आर्कटिक ओशन लोकेटेड बिटवीन चुक्ची सी एंड द ईस्ट साइबेरियन सी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग नेम्ड A76 ब्रेक्स ऑफ रिसेंटली इनटू द वेडल सी। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द डेड सी इज अ सॉल्ट लेक बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन टू द ईस्ट एंड इजराइल एंड वेस्ट बैंक टू द वेस्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है लेक बाइकाल इन सदर्न साइबेरिया रशिया इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। और क्वेश्चन नंबर 3 है विद रिस्पेक्ट टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 2013 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द कमीशन शैल इंक्वायर इनटू एनी मैटर विच इज पेंडिंग बिफोर अ स्टेट कमीशन और एनी अदर कमीशन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस, प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस फॉर यू। तीनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ डू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देख लेते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट रिफॉर्म्स डू द प्रिजन्स ऑफ इंडिया नीड, डिस्कस व्हाट आर द प्रिजन रिफॉर्म्स दैट वी नीड। अब इसके लिए मैं आपको एक दो अच्छी चीजें बता देता हूं, आप एक चीज रीड कर लीजिएगा। रीड अ कमिटी रिपोर्ट, मुल्ला कमिटी रिपोर्ट। देयर इज अ मुल्ला कमिटी रिपोर्ट, यू कैन रीड दैट। मुल्ला कमिटी 8-9 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। मुल्ला कमिटी रिपोर्ट, तो देर इज अ मुल्ला कमिटी रिपोर्ट, MULLA। तो यू जस्ट रीड दैट। एंड एक और रिपोर्ट है कृष्णा अय्यर कमेटी, कृष्णा अय्यर कमेटी रिपोर्ट। तो यू कैन रीड दीज कमिटीज रिपोर्ट एंड यू कैन टॉक अबाउट द प्रिजन रिफॉर्म्स दैट वी नीड टुडे एंड यू कैन डिस्कस देम इन दिस मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। प्लीज डू राइट दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये दोनों चीज़ें आप करिएगा। Now let's start with the prelims news items of the day. पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज की है, सुप्रीम कोर्ट now has said that personal guarantors are liable for corporate debt। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक मूव कहा है that allow the lenders to initiate insolvency proceeding against personal guarantors who are usually promoters of the big business houses along with the stressed corporate entities for whom they gave the guarantee। मतलब अगर कोई कॉर्पोरेट ओनर है, फॉर एग्जांपल सपोज कोई कॉर्पोरेट ओनर है, दिस इज द कॉर्पोरेट ओनर जिसने कि कोई लोन लिया है किसी बड़े बैंक से। अब क्या बड़े बैंक क्या कहते हैं, गारंटी मांगते हैं, तो एक गारंटर होता है, एक व्यक्ति गारंटर होता है, हु पर्सनल गारंटीज दैट थिंग। ठीक है ना। तो आप सपोज मान लो ये व्यक्ति भाग ही गया, जैसे मान लो विजय माल्या भाग गया, तो उसका जो पर्सनल गारंटर है ही इज लायबल फॉर दैट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। IBC कोड के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करके यही कहा है कि यस, पर्सनल गारंटर जो रहेगा दैट विल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अंडर दिस IBC इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एंड उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना कि वो लोन लेने वाले की है। ठीक है ना। तो स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एंटिटी जिसके लिए वो गारंटी देगा, उसके केस में उसको भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में इंक्लूड किया जाएगा। दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। नाउ द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अलाउइंग क्रेडिटर्स यूजुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स टू मूव अगेंस्ट द पर्सनल गारंटर्स अंडर द IBC, है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर पर्सनल गारंटर्स के अगेंस्ट IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लगाया जाता है, मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग या बैंकरप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है, तो ये लीगल है एंड ये वैलिड है। ठीक है ना। कुल मिलाकर के जैसा कि आप कॉर्पोरेट डेटर को ट्रीट कर रहे हो, कॉर्पोरेट लोन लेने वाले को ट्रीट कर रहे हो जो कि भाग गया है, जो लोन नहीं दे पा रहा है,
वैसा ही आप उसके पर्सनल गारंटर को भी ट्रीट कर सकते हो, मतलब कि सेम आईबीसी प्रोसीडिंग जो उसके अगेंस्ट चल रही है वही आप उस पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट भी चला सकते हो। दिस इज लीगल एंड वैलिड एज पर द सुप्रीम कोर्ट नाउ, ठीक है ना। एंड इनके लिए उसने ये भी कहा है बेसिकली कि द कोर्ट हैज सेड दैट देयर इज अ इंट्रिंसिक कनेक्शन बिटवीन द पर्सनल गारंटर एंड देयर कॉर्पोरेट डेटर। तो एक इंट्रिंसिक कैरेक्टर, और इनको भी एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के अंतर्गत इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को देखती हैं, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उनके लिए कहा गया है कि वही उनके सामने कॉमन फोरम में ही इन दोनों को ट्रीट करना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा भी है सेक्शन 60 का सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 60 का सबसेक्शन 2 है, जो कि ये बोलता है कि ऑफ द आईबीसी कोड हैज़ रिक्वायर्ड द बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग, इट हैज़ रिक्वायर्ड द बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग टू ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि कॉर्पोरेट जो लोन ले रहा है वो, एंड आपका द पर्सनल गारंटर। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट डेटर का मतलब होता है जो व्यक्ति लोन लेता है, ठीक है ना। और लेंडर का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति लोन देता है। और पर्सनल गारंटर का मतलब क्या होता है? कि पर्सनल गारंटर वो व्यक्ति होता है जो कि गारंटी देता है उस लोन की, ठीक है ना। तो दे कैन बी हेल्ड बिफोर अ कॉमन फोरम द एनसीएलटी, मतलब इन्होंने कहा है दे कैन बी हेल्ड बिफोर अ कॉमन फोरम कॉल्ड एनसीएलटी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और एनसीएलटी पता है आपको, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना। एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, और इसकी अपीलेट बॉडी एनसीएलएटी है। एनसीएलएटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ठीक है ना। और दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स, ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे, एंड ये जो नया चेंज किया गया है वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, दूसरी न्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अ ग्रीन वॉरियर टू द कोर इज नो मोर। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ दैट इज कमिंग। सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हम सब ने नाम याद किया है, कई बार याद किया है, द फादर ऑफ चिपकू मूवमेंट एंड ऑल। सो ही वॉज नोन फॉर द चिपकू मूवमेंट, ही वॉज इनिशिएटर ऑफ द चिपकू मूवमेंट इन द उत्तराखंड रीजन, टेहरी रीजन, है ना। सो सुंदरलाल बहुगुणा इज नो मोर नाउ। ही वॉज नोन फॉर द चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट आपको पता है सेफ फॉरेस्ट मूवमेंट है, एंड विच वॉज देयर इनिशिएटेड स्टार्टेड इन द हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड रीजन, है ना। उत्तराखंड रीजन में पहले टेहरी रीजन जो था वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए किया गया, है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, एंड इनका नाम तो कई लोग जाते हैं फादर ऑफ योर चिपकू मूवमेंट, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। एंड यहाँ पे लिखा जाएगा ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द चिपकू और द हग द ट्री मूवमेंट इन द 1970s टू सेव द हिमालयन फॉरेस्ट। तो हिमालयन फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये स्टार्ट होता। एक्चुअली ये 1970s लिखा है, 1973 में टू बी प्रिसाइज उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। तब उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश के पार्ट में आता था, ठीक है ना। एंड ये काफ़ी एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जिसमें कि सुंदरलाल बहुगुणा ही इज़ अ गांधीयन ऑल्सो, ये भी एक लिखा ही है, फैक्ट लिखा है। ही इज़ अ गांधीयन एंड एनवायरमेंटलिस्ट। ही स्टार्टेड ही गेव दिस मूवमेंट अ प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है ना। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें इसको प्रमोट भी किया, एंड ही बिकेम अ सिंबल ऑफ दिस, ठीक है ना। सो ही वॉज एक्चुअली यूजिंग द गांधीयन मेथड्स ऑफ सत्याग्रह, ठीक है ना। तो गांधीयन मेथड्स ऑफ सत्याग्रह को यूज़ किया था उन्होंने इसमें। और इसमें एक दो और नाम आते हैं, मैं आपको एक दो और नाम बता दूं चिपकू मूवमेंट में। एक नाम आप पढ़ेंगे गौरा देवी का, गौरा देवी, द फीमेल का भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था। तो गौरा देवी, अगर आप कभी इसको डिटेल में पढ़ें तो गौरा देवी, और इसमें एक आई थिंक सुरक्षा देवी भी दो थी। तो इनके दोनों के नाम याद रखना, गौरा देवी एंड सुरक्षा देवी, गौरा देवी एंड सुरक्षा देवी, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन लोगों का नाम। और ये काफ़ी बड़ा एक मतलब कि कहना चाहिए कि एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको अगर आपको आप जानते हो तो ये चिपकू जैसा मूवमेंट ही जो है वो एक बहुत पहले राजस्थान में विश्नोई कम्युनिटी ने भी स्टार्ट किया था, है ना। जो चिपकू का जो इनिशियल कहना चाहिए कि बेस है वो कहाँ से बना, तो बिश्नोई कम्युनिटी जो है उसने चिपकू का खेजरी ट्री यानी खेजरी के पेड़ बचाने के लिए, खेजरी ट्री को बचाने के लिए ये चिपकू मूवमेंट बहुत पहले 1730 में किया था। तो वो इसका इनिशियल पॉइंट रहेगा, ये भी आपको मैं बता दिया। बिश्नोई कम्युनिटी, खेजरी ट्री आप जरूर याद रखेगा, ठीक है ना, 1730 में। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द
सेम, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं एडिटोरियल सेगमेंट में। एडिटोरियल सेगमेंट में पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, द एड्स फाइट ऑफर्स अ कोविड वैक्सीन पेटेंट पाथवे। अब यहाँ पे ऑथर ने बेसिकली वैक्सीन के लिए 3 तरीके बताए। देयर आर 3 वेज थ्रू विच वैक्सीन कैन बी गार्नर्ड फॉर इंडिया एंड ऑल। तो इसके 3 तरीके जो बताए हैं ऑथर ने, क्या क्या तरीके हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहला जो तरीका ऑथर ने बताया है वो देखो, सबसे पहले तो कोविड जैसे कि बीमारी है, जैसा कि पैंडेमिक है, उसको ठीक करने के लिए वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी है। वैक्सीनेशन के बाद ही आपकी हर्ड इम्यूनिटी एंड ऑल ये सब डेवलप हो पाएगी, है ना। तो अब किस तरीके से वैक्सीनेशन की जो कमी है या वैक्सीन की जो कमी पड़ रही है उसको किस तरीके से दूर किया जाता है, तो ऑथर ने यहाँ 3 तरीके बताए। पहला जो तरीका बताया ऑथर ने वो बताया है, फर्स्ट वे इज़ द वॉल्यूंटरी लाइसेंसिंग। अभी तक हम कंपलसरी लाइसेंसिंग पढ़ते ना, एक है वॉल्यूंटरी लाइसेंसिंग। अब वॉल्यूंटरी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू दैट। वॉल्यूंटरी लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी संस्थान हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे WHO हो गया, ये हो गया, ये एक क्या करते हैं, एक एक्सेस पूल बनाते हैं। एक एक्सेस पूल बनाते हैं, उस पूल के अंदर का, जैसे मान लो कोविशील्ड हो गया, यहाँ पे फाइज़र की वैक्सीन हो गई, साइनोफार्म हो गई, यहाँ पे स्पुतनिक हो गई, ये सारी इस वैक्सीन पूल में आ जाएंगी। और इनके जितने भी ओनर्स हैं, इनके जो पेटेंट क्रिएटर्स हैं, वो वॉलंटरली इस वैक्सीन को बनाने के लिए दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, दूसरे जो बड़े होल्डर्स हैं, उनको ये अलाउ करेंगे कि ठीक है आप इसको बना सकते हैं। दे विल अलाउ देमसेल्फ। तो दैट अलाउइंग देमसेल्फ इज नोन एज द वॉलंटरी लाइसेंसिंग। एक्सेस पूल एक आपने बना दिया, उस एक्सेस पूल के बाद आपने अलाउ कर दिया दूसरों को कि ठीक है आप ये बनाओ। और अब देखो, ये वॉलंटरी है। अब वॉलंटरी इसका मतलब है कि वो कंपनी खुद चाह रही है कोई बनाए, तो इसमें उनको क्या मिल रहा है, उनको मिलती है रॉयल्टी। मतलब अगर ये बिकेगी तो इनको 3%, 5%, 10% जो भी है रॉयल्टी इनको मिलेगी। मतलब उसको बेचने पे हर कहीं पे भी वो बिकेगी तो 10%, 3% से 5% की रॉयल्टी इनको मिलेगी। दूसरी चीज़ इसका एक इसका एडवांटेज ये होता है वॉलंटरी लाइसेंसिंग का, कि चूंकि ये वॉलंटरी होता है इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बड़ा इजीली हो जाता है। मतलब जो कंपनी खुद ही कह रही है कि ठीक है आप बनाओ, तो वो टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगी ना आपको, आपको तरीका ही बताएगी कैसे प्रोवाइड बनाना है इसको। तो इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र काफ़ी ईजी होता है, एंड दिस इज़ द मेथड ऑफ वॉलंटरी लाइसेंसिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, है ना, समझ में आ गया होगा। दूसरी जो चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बताई है वो बताई है कंपलसरी लाइसेंसिंग। ठीक है ना। कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है, सेम मैंने कंपलसरी बताया था आपको कि कभी किसी कंट्री में अगर हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, फॉर एग्जांपल कोविड जो है एक अपने आप में हेल्थ इमरजेंसी है, तो अगर हेल्थ इमरजेंसी आती है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द WTO, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट, कंट्री अगर चाहे तो वो उसका कंपलसरी लाइसेंसिंग इशू कर सकता है। कंपलसरी लाइसेंसिंग इशू करने से उस कंट्री के जो भी जेनरिक प्रोड्यूसर्स हैं ऑल हैं, दे कैन प्रोड्यूस दैट वैक्सीन, दे कैन प्रोड्यूस दैट मेडिसिन ऑन देयर ओन। ठीक है ना। तो ये कंपलसरी लाइसेंसिंग है। अब इन दोनों में एक डिफरेंस ये होता है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग में क्या होता है, जिस कंपनी का पेटेंट मतलब लिया जाता है या जिस कंपनी की वैक्सीन के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग दी जाती है, वो कंपनी कैसे खुश नहीं रहती, तो वो कई बार लीगल सूट्स एंड लीगल केसेस कर देती है। तो कई बार ये मैटर बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है और दूसरी कंट्री खुश नहीं रहती, इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं करती है। तो कई बार आपके पास क्या होगा कि आप कंपलसरी लाइसेंसिंग तो दे देंगे, बट सिर्फ कंपलसरी लाइसेंसिंग देने से तो वो वैक्सीन बनेगी नहीं। उसको बनाने के लिए आपको बेसिकली कहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए आपके पास। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसका वॉलंटरी लाइसेंसिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कि चूंकि इसको अब जैसी वॉलंटरी लाइसेंसिंग आप दे देते हैं तो इसके बाद ये क्या है, इसका प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज हो जाता है, और डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा इसके प्राइजेस डिक्रीज होने लगते हैं। इट्स प्राइजेस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ठीक है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है। और तीसरा जो तरीका ऑथर ने बताया वो है कोवैक्स ऑप्शन। कोवैक्स ऑप्शन क्या है, कोवैक्स ऑप्शन ये है बेसिकली कि कंट्रीज़ जो हैं वो खुद ही कोवैक्स फैसिलिटीज़ इंटरनेशनली बना दिया इन्होंने, और अब ये खरीद करके दूसरी जो लो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जहाँ पे एक्सेस नहीं है वैक्सीन की, उनको ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे कोवैक्स के यूज़ के थ्रू घाना को वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी। अभी सबसे पहले घाना को वैक्सीन प्रोवाइड की। घाना एक अफ्रीकन नेशन है जहाँ पे इतना रिसोर्सेज नहीं है नॉल। सो दीज आर द थिंग्स। तो कोवैक्स फैसिलिटी तीसरी फैसिलिटी। लेकिन ये देखा गया है कि कई बार ऐसी जो इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं ये कई बार अंडर फंडेड रह जाती हैं। दीज रिमेन अंडर फंडेड। इसका जो एक
ड्रॉबैक ये है कि चूंकि ये अब इसमें लोगों को अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए कंट्रीज करती नहीं है और ये अंडर फंडेड हो जाता है। और जब अंडर फंडेड हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है किसको वैक्सीन मिलेगी किसको नहीं। तो दीज आर द मेथड, दीज आर द 3 टेक्निक्स ऑफ प्रोवाइडिंग योर, कहना चाहिए कि यू कैन गार्नर मोर एंड मोर वैक्सीन्स एंड यू कैन जस्ट जो कमी आ रही है उसको दूर कर सकते हैं। दूसरा जो एडिटोरियल है वो हम पढ़ेंगे फिटफुल अप्रोच। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रिगार्डिंग द व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। अब हुआ क्या कि व्हाट्सएप ने एक नई प्राइवेसी पॉलिसी बनाई जिसके तहत उन्होंने ये बोला कि यूजर्स will no longer be able to stop the app from sharing their data such as location and number with its parent organization Facebook। सिंपल सी बात है, WhatsApp ने ये कहा है कि हम आपका नंबर और हम आपकी लोकेशन दोनों Facebook के साथ, जो कि उनका पेरेंट ऐप भी है, पेरेंट कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन भी है Facebook, तो उसके साथ शेयर करेंगे। अब क्यों शेयर करेंगे? ताकि इसका यूज़ बिजनेसेस और अलग अलग जो पर्सनलाइज्ड एड्स आपके लिए बनते हैं उनके थ्रू किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने, अब भाई देखो फेसबुक और व्हाट्सएप में आपने किसी से बात की किसी मोबाइल की रिगार्डिंग कि भैया मुझे सैमसंग का मोबाइल चाहिए या मुझे आईफोन चाहिए या मुझे कुछ भी चाहिए इस तरीके की चीज़, तो अब क्या होगा कि वो सेंसिटिव चैट वैट ये तो सब जानते ही हैं ये लोग, तो क्या करेंगे आपके लिए पर्सनलाइज्ड एड्स बनाना शुरू कर देते हैं। आप जैसे गूगल में कुछ भी सर्च करते हो ना तो ये आपके लिए पर्सनलाइज्ड एड्स बनाना शुरू कर देते हैं। आपकी कुकीज़ और ये सब जो है वो सेव हो जाती हैं उस वेबसाइट में, फिर वहाँ से वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड ऐड निकालते हैं। अब नंबर जब शेयर हो जाएगा तो कई बार आपको देखा होगा आपने मैसेज आने लगता है, आपको ईमेल आने लगते हैं, कहीं आपने नंबर दिया नहीं है लेकिन वो ईमेल आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से आने लगेंगे, है ना। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैपन। इसीलिए ये नंबर शेयर किए जाएंगे, लोकेशन शेयर की जाएगी, आपकी लोकेशन भी शेयर करेंगे ताकि आपको बिल्कुल स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड लोकेशन भी बताई जा सके कहाँ पे वो चीज़ मिल रही है, ठीक है ना। और ऐसे में फिर वो भी अपना पैसा बनाएंगे और आप क्या होगा कि सिर्फ मैसेज और ये कॉल डिलीट करते, स्पैम कॉल्स और स्पैम मैसेजेस से परेशान रहेंगे। बट ठीक है, इंडिया में इतना लोग प्राइवेसी को ध्यान देते भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति व्हाट्सएप इसलिए डिलीट करेगा, मतलब यू कैन कॉल इट अ सरकाजम एज वेल, है ना। मैं बहुत सीरियस नहीं हूँ, सरकाजम सरकास्टिक टोन में मैं बोल रहा हूँ, बट लिटरली इंडिया में लोग इतने अवेयर नहीं है अभी भी। एंड हम खुद ही किसी भी चीज़ में देखा होगा आपने कि हम प्राइवेसी पॉलिसी तो हम पढ़ते भी नहीं, हम तो उसमें आई एग्री करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट अगर इस पॉलिसी में भी इतना बवाल नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई आगे पढ़ने वाला था इसको। ये आती और लोग इसको जस्ट ओके करके आगे बढ़ जाते हैं ना। तो वही सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हमको भी अपनी प्राइवेसी की वैल्यू समझनी है। फॉरेन में लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के वो रहते हैं। अब ऑथर ने यहाँ पे यही चीज़ बोली है कि भाई देखो प्राइवेसी अपडेट करना ये उनका खुद का पर्सनल बिजनेस डिसीजन है, ये उनका डिसीजन है, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ने ये बोल दिया है कि भाई हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, हम मजबूरन नहीं करवा रहे हैं किसी से, हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं या तो आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, अपना अकाउंट पूरी तरीके से डिलीट कर दो। आप चाहो तो व्हाट्सएप का अकाउंट पूरी तरीके से डिलीट कर सकते हो या आप चाहो तो इस चीज़ से एग्री कर सकते हो। और व्हाट्सएप ने ये चीज़ एग्जैक्टली कही है, तो इसमें फिर गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर कर रही है? हम ऑप्शन दे तो रहे हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपने पहले तो लोगों को लत लगा दी और जब लत लगा दी तो आपने फिर अब इस तरीके से कंडीशंस लगाना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट का ये कहना है। ऑथर का ये कहना है कि भाई आप इस तरीके के लॉजिक नहीं दे सकते लत लगाने वाले और इस तरीके के, आपको अपना जो डाटा प्रोटेक्शन रिजीम है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि अब देखो व्हाट्सएप का ये कहना है कि भाई हम कोई पहले ऐप नहीं है जिस तरीके से डेटा शेयर करेंगे। आपके यहाँ बिग बास्केट हो गया, कू ऐप हो गया और आपका जो गूगल हो गया, IRCTC, आरोग्य सेतु, भीम ऐप, ये सारे सेम चीज़ कर रहे हैं, है ना। और इस तरीके से अगर आप हमें सिर्फ पिन पॉइंट करोगे तो ये बहुत ही कहना चाहिए एक नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हमको प्रोवाइड कर रहे हो आप और एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच रख रहे हो, व्हाट्सएप का ये कहना है। और हम जब आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भाई यही चीज़ होती है ना, आपको जो ऐप में आपको लगता है कि नहीं देना है मुझे अपना नंबर, नहीं देना है मुझे अपना ये, तो आप बिल्कुल उसको नहीं करते हो ना। आप उसको क्या बोलते हो? आप यही बोलते कि ठीक है यार इसमें हम नहीं करेंगे, हमको इसमें ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप मत करो इस चीज़ को ट्रस्ट। लेकिन आप उस ऐप को थोड़ी हटा सकते हो कि नहीं यार अब मैं गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये परमिशन नहीं देता, नहीं, आप ये नहीं बोल सकते। आप क्या कर सकते हो? आप अपना डेटा प्रोटेक्शन रिजीम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप अपने यहाँ के डेटा प्रोटेक्शन लॉज को सही कर सकते हो। दैट इज द थिंग दैट इज इन योर हैंड। तो दिस हैज बीन व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, ठीक है ना।
अच्छा, एक नया साइक्लोन भी आया है, आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अभी इसमें ज़्यादा बड़ी न्यूज़ आई नहीं है हिंदू में। तो इस साइक्लोन यास करके आया है, साइक्लोन यास हैज़ केम एंड दिस इज़ इन द उड़ीसा रीजन। तो उड़ीसा रीजन में ये बेसिकली साइक्लोन यास जो है वो आया है, ठीक है ना। सो दैट इज़ अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री। साइक्लोन तौते आया था, फिर उसके बाद अब ये यास साइक्लोन आया। सो नाउ दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है जो कि उड़ीसा में, ये यहाँ पे अलर्ट जारी हुआ है, ठीक है ना। एंड बेसिकली वही है कि लो प्रेशर एरिया जो है वो बनना शुरू हो चुका है इन दैट रीजन, इन द उड़ीसा रीजन। तो साइक्लोन यास का नाम मुझे आपको बताना था। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। एंड अगले जो न्यूज़ है वह यूएसएसआर एरा आईएनएस राजपूत डीकमीशन। तो यूएसएसआर द्वारा बनाया गया था आईएनएस राजपूत, जिसको कि अब डीकमीशन कर दिया गया। इट्स अ डिस्ट्रॉयर क्लास, डिस्ट्रॉयर है आईएनएस राजपूत। इट वाज बिल्ट बाय द यूएसएसआर और इट पार्टिसिपेटेड इन सेवरल इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, जैसे कि ऑपरेशन अमन जो था, जो कि श्रीलंका में था, टू असिस्ट द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज, आईपीकेएफ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज को असिस्ट करने के लिए ऑपरेशन अमन चला था। सो आईएनएस राजपूत पार्टिसिपेटेड इन दैट एज वेल। तो ये अब डिकमीशन हो गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2.49 लाख केसेस थे, 4,031 डेथ थी इन द लास्ट 24 आवर्स, ठीक है ना। तो भगवान जल्दी से ये डेथ के आंकड़े और कम करो, है ना। सो दैट इज़ ऑल वी वांट, इन आंकड़ों को कम से कम होना चाहिए। क्लैशेस इरप्ट इन ईस्ट जेरूसलम आफ्टर सीज फायर केम इनटू इफेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इजराइल और गाजा के बीच में जो सीज फायर है वो आ चुका है। एंड ये पीस डील इन्होंने कल, मतलब कि पीस एक तरह से ट्रूस कह दिया इस चीज़ को। अब लड़ाई जो है वहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन इसके बाद जो आपका ईस्ट जेरूसलम वाला पार्ट है, ईस्ट जेरूसलम मतलब कि आपका वेस्ट बैंक वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे फाइटिंग शुरू हो गई, वहाँ पे क्लैशेज इरप्ट होने लगे हैं, ठीक है ना। व्हाट डिड इजराइल अचीव इन गाजा। अब जब ये सब जो खत्म हो चुका है उसमें क्या अचीव हुआ, तो नेतन्याहू का ये कहना है, इजरायली चीफ का ये कहना है कि हमको दो चीज़ चाहिए थी। एक तो हमको चाहिए था कि हम डिटरेंस क्रिएट करें और हमास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है ना। एक तो कॉन्कर कर लें और दूसरी चीज़ डिटरेंस का। तो इजराइल का ये मानना है कि उन्होंने डिटरेंस क्रिएट किया और हमास के जितने भी अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क और ये सब काम कर रहे थे, हमने वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस हैज़ बीन व्हाट सेड बाय दैट। लेकिन इस अटैक के बाद ऑथर ने एक चीज़ और कही कि इससे ये भी चीज़ देखने को हमको मिल रही है कि हमास बहुत ज़्यादा मिलिटरीली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें क्रिएट की हैं, ठीक है ना। सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। यहाँ पे लास्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग द टोक्यो ओलंपिक्स। यहाँ पे आईओसी कमेटी के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका ये कहना है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं अभी जुलाई से, वो होकर रहेंगे चाहे कितनी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।